दोस्तों मैंने इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है जिसको मैं अब बता रहा हूँ। मैं अभी वीडियो बनाने के बाद मैंने इसको ध्यान से देखा है तो लगा कि हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वो जल्दी जल्दी लिखने में हो गया है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इस स्पेलिंग आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिए ये कॉन्टीन्यूअस में ई नहीं रहेगा, सिर्फ यस रहता है लास्ट में, ठीक। इसको ई हटा दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक। इसको मैं देखने के बाद मैं इस वीडियो को बना के उसमें कंबाइन कर दूंगा, तो इसलिए पहले इसको कंबाइन करूंगा, तो देख लीजिएगा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आता है, ठीक। कोई भी वाक्य हो उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आता है। इसी से हमको पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि लास्ट में है, हूँ, हो रहता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान यही होती है ना कि लास्ट में है, हूँ, हो रहता है, और पास्ट टेंस का था रहता है, था, थे, थी रहता है, और या, ई, ए इस तरह का रहता है, ठीक। और फ्यूचर में गा, गेगी रहता है, फ्यूचर में गा, गेगी रहता है। तो इसमें बताया गया है, देखिए मैंने लिखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्रिया प्लस रहा, रही। तो क्रिया दिया रहेगा, उसके साथ रहा, रही रहेंगे, ठीक। रहा, रही, क्रिया, रहा, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, याद रखिएगा, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में है तो भी रहा, रही आएंगे, पास्ट में है तो भी रहा, रही आएंगे, फ्यूचर में है तो भी रहा, रही आएंगे। हमको पहचानना है इससे कि प्रेजेंट टेंस का पहचान ये होता है हूँ, हो, पास्ट का पहचान होता है था, थे, थी, फ्यूचर का पहचान होता है गा, गेगी। तो अगर रहा है, रही, सॉरी रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ आया तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ आता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी आता है तो इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और रहा, रही, रहे के बाद गागेगी आता है तो इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। तो हम इसी से पहचानते हैं कि कौन ये प्रेजेंट में है कॉन्टिन्यूअस, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है, क्योंकि ये रहा, रही सब में आएगा, तीनों में आता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि पहचान क्रिया के साथ रहा, रही, या ऐसे आप समझ लिए किसी भी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हो आ जाए तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कहीं भी वाक्य लिखा हो, कहीं भी सेंटेंस लिखा हो, वहाँ पे देखिए लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे देखिए आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं तो तारे टिमटिमा रहे हैं। वह किताब नहीं पढ़ रहा है। वह मेरे कमीज में बटन लगा रही है। वह हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो 3 ठो हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसमें, इज, आर, एम आता है। क्या? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं। जब हम क्रिया लिखते हैं उसमें आईएनजी लगा देते हैं, मतलब क्रिया का चौथा रूप जिसको बोलते हैं, क्रिया का चौथा रूप हम जिसको बोलते हैं, ठीक। तो देखिए लिखा इसमें सहायक क्रिया में इज, आर, एम का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाते हैं। देखिए करा अफर्मेटिव, देखिए मैं निगेटिव को साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक। सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य को मैं साथ में लेके चल रहा हूं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। क्यों? नकारात्मक वाक्य में हम सहायक क्रिया के बाद नाड़ लगा देते, बस यही डिफरेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो सहायक क्रिया के बाद नाड़ लगा देंगे, क्योंकि समय बचा रहा हूं ताकि ज़्यादा समय न लगे, इसलिए मैं निगेटिव को भी साथ में लेके चल रहा हूं। समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सहायक क्रिया इज का प्रयोग कब होगा, कब सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा? जब थर्ड पर्सन का कर्ता सिंगुलर हो, जब थर्ड पर्सन का कर्ता सिंगुलर हो, मतलब
जब कर्ता ही, सी, इट, नाउन और एक वचन आए, किसी का नाम आ जाए, ठीक, एक वचन का कर्ता आ जाए, ठीक, या ही, सी, इट में से कोई एक हो, ठीक, तो हम इज का सहायक क्रिया इज, IS इज लगाएंगे। क्या? जब कर्ता ही, सी, इट, नाउन और एक वचन हो, ठीक, तब हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे। और जब कर्ता, देखिए जब सहायक क्रिया एम कब लगाएंगे? सिर्फ कर्ता आई के साथ, मैं, जब कर्ता मैं हो और आई के साथ हमेशा एम का ही यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक, तो आई के साथ हमेशा हम एम लगाएंगे। अब देखिए दूसरा करा सहायक क्रिया आर, कब आर यूज करेंगे? जब कर्ता वी, दे, यू और बहुवचन हो। जब कर्ता जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम आ गया तो वहां आर लग जाएगा, तुम पढ़ रहे हो, तुम आ गया तो वहां आर लग जाएगा, ठीक, वे पढ़ रहे हैं तो वे आ गया तो वहां आर लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि वी, दे, यू, वी माने हम, दे माने वे, यू माने तुम, इनके साथ आर लगेगा। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे, तारे का मतलब एक तारा नहीं है, बहुत सारे को कहा जा रहा है, ठीक, किसी एक स्पेशल तारे को नहीं कहा जा रहा है। तो मतलब तारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब बहुवचन में गया हो, तो जब बहुवचन आए तो भी आर लगाएंगे, ठीक। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और देखिए नोट लिखा, निगेटिव सेंटेंस में इज RM के बाद नॉट लगाते हैं। जब नहीं आ जाए, निगेटिव सेंटेंस साथ में रहे तो इज RM के बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखिए कह रहा है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज RM लिखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप, फिर कर्म, अगर अन्य हो तो अन्य में लिख देंगे। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट सब में देखिए सब्जेक्ट पहले आया हुआ है, बट इसमें सब्जेक्ट बीच में आ गया होगा कि कौन टिमटिमा रहे हैं? तारे। कौन टिमटिमा रहे हैं? तारे। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं, ठीक। तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया है कि कभी इस तरह कहीं आए सब्जेक्ट बीच में हो तो आप उस सब्जेक्ट को निकाल लें वहां से। ऐसा नहीं कि हम आकाश पहले तो इसको आकाश को ही सब्जेक्ट मान लें, नहीं, आकाश सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें हम कौन लगा के प्रश्न करते हैं? जिसके द्वारा क्रिया का कार्य होता है वही होता है, ठीक। तो टिमटिमाने का काम तारों के द्वारा हो रहा है, तारे जो हैं उन्हीं के द्वारा टिमटिमाया जा रहा है। तो कौन टिमटिमा रहे हैं? तारे, इसीलिए हमारा कर्ता तारे होगा। स्टार्स, यस, TARS, स्टार्स, क्योंकि जब प्लूरल बनाएंगे उसको तो यस जोड़ देते हैं, ठीक, यस या इज, तो स्टार। उसके बाद देखिए कह रहा हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद इज RM। मैंने बताया यहाँ तारे एक वचन में नहीं है, बहुवचन है, क्योंकि तारा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारा होगा तो बहुवचन, जब एक होगा तो एक वचन। तो देखिए कह रहा ना वी, दे, यू और बहुवचन के साथ हम आर लगाएंगे। देखिए ऊपर आर, तो इसीलिए हम यहाँ आर लिख देंगे, आर, ठीक। उसके बाद कह रहा क्रिया का चौथा रूप टिमटिमाना, टिमटिमा रहे हैं। देखिए क्रिया के बाद रहे हैं आया है, ट्विंकलिंग। देखिए ट्विंकल में ING हमने जोड़ दिया, तो ई लास्ट में LE होता है, तो ई को हमने हटा के ING जोड़ दिया, तो ई हट जाता है। ई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो इसको भी बता दिया जाएगा कब ING लगता है और कब ING लगाते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, ठीक, उसको बाद में बता दिया जाएगा। इसको तब तक देखिए कह रहा है स्टार्स आर ट्विंकलिंग, कहाँ टिमटिमा रहे हैं? आकाश में। तो हम लिखेंगे यहाँ इन द स्काई में, की अंग्रेजी होता है इन, ठीक, आकाश में टिमटिमा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो देखिए नहीं आया है, तो मैंने यहाँ पे नोट में लिखवा दिया है कि निगेटिव सेंटेंस में इज RM के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर इज RM सहायक क्रिया ज्यों यूज करेंगे त्यों ही हम नॉट का भी यूज करेंगे। कब करेंगे? जब वाक्य में नहीं शब्द हो। इसीलिए मैंने बताया कि अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को दोनों को साथ में बताया जा रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर एक है, तो एक ही साथ बताया। देखिए स्ट्रक्चर तो मैंने सिर्फ अफर्मेटिव का बनाया है, लेकिन निगेटिव का बनेगा तो इसी के बाद, याद रखिएगा, इसी के बाद हम नॉट लगाएंगे, प्लस नॉट रहेगा। इसको दिमाग में रखिए, कब? जब नहीं शब्द के साथ, नहीं शब्द रहेगा तब, ठीक, इसी के बाद हम नॉट लगा लेंगे, ठीक है। अरे भाई कर्ता के बाद हम इज RM लिखते हैं ना, जब इज RM लिखेंगे
तो उसी के बाद तुरंत नाट लगा देंगे। कब? जब वाक्य में नहीं शब्द रहेगा। और जब वाक्य में नहीं शब्द नहीं रहे, इसका मतलब वो सकारात्मक वाक्य हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो हमको नाट लगाने की आवश्यकता ही क्या है। तो नाट तो तब लगता है जब वाक्य में नहीं शब्द आता है। जब वाक्य में नहीं शब्द आता तब ना हम नाट लगाते हैं। तो इस वाक्य में नहीं शब्द आया इसलिए हम नाट लगाएंगे। अगर वही नहीं शब्द नहीं रहता तो हम नाट नहीं लगाते। ठीक, इतना दिमाग में रखिए। और नाट तभी लगेगा जब सहायक क्रिया के बाद, और नाट वाक्य में जब नहीं शब्द आए तब हम नाट लगा देंगे। ठीक, तो सहायक क्रिया के बाद हम नाट लगाएंगे, इतना दिमाग में रखिए। तो देखिए, तो हमने कहा वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है ना कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट वह है, रहा है, इसका मतलब ये कोई मेल पर्सन है, इसीलिए हम यहाँ ही लिखेंगे। ठीक, हमने क्या लिखा? ही। उसके बाद कह रहा है सहायक क्रिया हम लिखेंगे। तो देखिए कह रहा है इज, एम, आर में से कोई एक, तो ही के साथ इज यूज होगा। ठीक, ही के साथ इज हमने यहीं पे लिखा है, ही, सी, इट और नाउन, और एक वचन के साथ इज लगता है। ठीक, तो हमने इज। अब देखिए यही हम इज, आर, एम के बाद तुरंत नाट लगाएंगे जब वाक्य में नहीं शब्द। देखिए यहाँ नहीं है ना, याद रखिए यहाँ नहीं है, तो यही नाट हम लगा देंगे। ठीक, यही हम नाट लगा देंगे। एक मिनट, नाट। उसके बाद पढ़ रहा है क्रिया। देखिए उसके बाद कह रहा है क्रिया का चौथा रूप, मतलब क्रिया में आईएनजी, तो रीड होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, रीडिंग। अब देखिए कह रहा है क्या पढ़ रहा है, कर्म हम लिखेंगे किताब, रीडिंग द बुक। किताब की अंग्रेजी हम लिख देंगे द बुक, फुल स्टॉप। ठीक, देखिए तीसरा कह रहा है वह मेरे कमीज में बटन लगा रही है। तो देखिए रही है, इसका मतलब वह की अंग्रेजी हम सी लिखेंगे, क्योंकि रही है से हमको पता लग रहा है कि वह एक फीमेल पर्सन है। ओके, तो वह एक फीमेल पर्सन, इसीलिए हम यहाँ सी लिखेंगे। पहले कह रहा है सब्जेक्ट, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने लिखा है यहाँ सब्जेक्ट सी। उसके बाद कह रहा है इज, आर, एम में से कोई एक, तो इज ही लगाएंगे। ठीक, इज, शी इज। उसके बाद सी इज। उसके बाद कह रहा है कि क्रिया का पहला, सॉरी क्रिया में आईएनजी यानी क्रिया का चौथा रूप, तो बटन लगाना। सुनो, लगाना, बटन लगाने का मतलब उसको सिल रही है, तो बटन लगाना, सिलना मतलब सेव। ठीक, सेव होता है, यस ई डब्ल्यू होता है, यस ई डब्ल्यू, सेव इसको बोलते हैं, माने लगाना, सिलना, बटन जो भी कर सकते हैं। तो होगा यस ई डब्ल्यू, एक मिनट, ING। ठीक, तो उसके बाद देखिए स्विंग। उसके बाद कह रहा है बटन, BUTTAN, बटन। ठीक, उसके बाद कह रहा है कमीज में, ऑन माई, ऑन में, मेरे कमीज में ना, मेरे की अंग्रेजी माई, ऑन माई शर्ट, SHIRT, शर्ट, फुल स्टॉप। ठीक, उसके बाद कह रहा हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए हम आ गया, तो करता हम वी लिखेंगे, और वी के साथ आर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आर, वी के साथ आर लगाएंगे, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ आर। देखिए नहीं है तो मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के बाद हम नाट लगाते हैं, तो सहायक क्रिया के बाद यहाँ नाट, तो हम नाट लिख देंगे वी आर नॉट प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग द क्रिकेट, फुल स्टॉप, प्लेइंग द क्रिकेट। सॉरी देखिए थोड़ा सा यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ W एक ही बार रहेगा, SEWING होगा, शोइंग, शोइंग। ठीक, बटन ऑन माई शर्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो देखिए दूसरा
मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, ठीक, मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, इज आर एम में से एम लग गया। उसके बाद कह रहा है क्रिया, क्रिया का चौथा रूप गो, गो के बाद आई एन जी गोइंग। उसके बाद कहाँ बाजार, गो के बाद टू द मार्केट। फुल स्टॉप। अगर यहीं नहीं रहता, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो यहीं एम के बाद हम नॉट लगा देते हैं, याद रखिएगा, यहीं एम के बाद हम नॉट लगा देते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक। और एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो इसमें आता है वन टाइम और कंटिन्यू, ठीक, जो एक बार काम किया जाता है और एक रूटीन बना रहता है, डेली का एक आदत बनी रहती है उसमें। तो जिसमें आदत बनी रहती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ और मेरा रोज का टाइमिंग नहीं है, तब तो इसको कॉन्टिन्यूअस में हम बनाएंगे। अगर मेरी डेली का ये रूटीन है मेरा पढ़ना, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इसको जानने के लिए अभी इस टेंस को हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बताया जाएगा इसके भी बारे में कि कब लगाएंगे। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, तो उसको भी बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।